हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारा ये करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है जिसमें हम वीकली करंट अफेयर करते हैं और 2024 के वीकली करंट अफेयर को हर संडे को सुबह 7 बजे हम आपको रेगुलर करवा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम जो जानेंगे वो 14 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक के सभी घटनाक्रमों को समझेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। एग्जाम जैसे आप आईबीपीएस का पीओ का एग्जाम देने वाले हो, क्लर्क का देने वाले हो, एसओ का देने वाले हो, या आरआरबी आईबीपीएस आरआरबी देने वाले हो, एसएससी का एमटीएस का एग्जाम हो, सीएचएसएल का हो या फिर सीजीएल का एग्जाम हो, रेलवे का कोई एग्जाम हो, स्टेट के कोई एग्जाम हो, चाहे वो एमपी पीसीएस का प्रीलिम्स हो, यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स, आरओ ईआरओ, इसके अलावा टीचिंग एग्जाम्स में भी ये करंट अफेयर बहुत मदद करता है, आप सब जानते हैं। इनके अलावा भी सभी में करंट अफेयर पूछा जाता है और बहुत वेटेज होता है करंट अफेयर। तो हम यहां पर जो संकलन हमने किया है वो पिछले 7 दिनों का जो करंट अफेयर आपको जानना चाहिए, जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, क्विज फॉर्म में यहां पर करेंगे और आपको सारी डिटेल बताते हुए चलेंगे। इस लेक्चर के लास्ट में जाकर के हम आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे और पीडीएफ जो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा इसी का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। अगर आप लिंक्स के द्वारा आप जाते हैं तब भी ज्वाइन कर पाएंगे। अगर वैसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो @ लगा करके रणधीर एजुकेशन सर्च करिएगा, हमारा लोगो आपको दिख जाएगा, वहां पर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको पर डे का जो डेली करंट अफेयर है वो किस फॉर्म में मिलता रहता है और इसका आपको पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों बाइलिंगुअल ये रहेगा और आप शुरू करते हैं लेक्चर और जानते हैं कि पिछले 7 दिनों में ऐसी क्या महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं जो आपको जाननी चाहिए, जो 14 जुलाई से शुरू होती। चलिए शुरू करते हैं और पहला हमारा सवाल यहां पर है, न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह सिंधवालिया को किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? मतलब जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस बनाए गए हैं न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह सिंधवालिया। तो आपको आंसर इसका जो करना है, अगर आप सोच रहे हैं कि इनमें से कोई आंसर होगा, हाँ जी इन्हीं में से आंसर है और राइट आंसर है हमारा मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के बारे में हमने बता दिया, इसके अलावा आपको कुछ और न्यायाधीशों के बारे में याद रखना है जो पिछले कुछ ही समय पहले और नियुक्त हुए हैं, बट यहां पर पहले आपको एमपी दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश की लोकेशन आपको यहां पर दिखाई पड़ रही है, ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को हमने आउट किया। मध्य प्रदेश के बारे में जाने कि भाई इसका कैपिटल और इसका इस समय पर सीएम कौन है। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल जो है वो भोपाल है और इसके चीफ मिनिस्टर मोहन यादव हैं फिलहाल। पहले इसके चीफ मिनिस्टर थे शिवराज सिंह चौहान जो कि अब कैबिनेट में पहुंच चुके हैं और उनके बाद अब नए जो सीएम बनाए गए हैं इनका नाम है मोहन यादव। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। जस्ट अ मिनट। जी आगे बात कर लेते हैं कि और कौन कौन से आपके मुख्यमंत्री हैं जो आपके अभी हाल ही में अदर चीफ जस्टिस यानी चीफ जस्टिस बने हैं अल हाई कोर्टों के। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है इसके चीफ जस्टिस याद रखेंगे, जस्टिस सील नागू इनके चीफ जस्टिस बने हैं, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी आपसे डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हमने आपको बता दिया कि एमपी के बने हैं। झारखंड हाई कोर्ट के 15वें चीफ जस्टिस हैं विद्युत रंजन सारंगी। विद्युत रंजन सारंगी, इनको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आप जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा की कैपिटल भी एक है और इनका हाई कोर्ट भी एक है। हाई कोर्ट एक या एक राज्य से अधिक राज्यों का भी हो सकता है एक हाई कोर्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मलाला दिवस किस दिन मनाया जाता है? मलाला दिवस। तो मलाला एक लड़की का नाम है, मलाला यूसुफजाई के बारे में आपको बता दें कि दरअसल पाकिस्तान में एक लड़की का जन्म होता है, छोटी सी बच्ची होती है और 8th क्लास में ये बच्ची पढ़ती है। लेकिन आपको पता होगा तालिबान का पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, यहां पर बहुत बड़ा बोलबाला है। तो इसी तालिबान ने वहां पर 400 स्कूल बंद कराए। लड़कियों के अधिकारों को, मौलिक अधिकारों का वहां पर हनन किया गया और तालिबान ने जबरदस्ती सभी स्कूलों को बंद करा दिया। शिक्षा की जो जरूरत लड़कियों को थी वो बंद करा दी गई, स्कूल बंद करा दिए गए। डांस क्लासेस हो या फिर ब्यूटी पार्लर्स हो, ये सभी तालिबान ने बंद करा दिया। आप जानते हैं कि तालिबान महिलाओं के बहुत अगेंस्ट रहता है, तो इसने ऐसा पाकिस्तान में किया और एक घाटी पड़ती है उस क्षेत्र में, उस घाटी पर पूरी तरीके से तालिबान का ही कब्जा था। इतने स्कूल बंद होने के बाद वहां पर एक बच्ची ने कहा कि तालिबान की औकात नहीं है कि हमें रोक सके, हमारी शिक्षा को रोक सके।
इसीलिए तालिबान के विरुद्ध जाकर उसने अपने स्कूल जाने की कोशिश की और बस में भर करके सारे विद्यार्थी जा रहे थे। इनमें लीडर कौन था? मलाला यूसुफजई, जो 8th क्लास में पढ़ती थी। उसकी उम्र महज 11-12 साल उम्र उस समय। और इसने ऐसा किया तो तालिबान के होश उड़ गए कि ऐसी छोटी बच्ची है जो हमें ललकार रही है। उसके बाद उसी घाटी में जाती हुई बस को रोका गया और पता किया गया कि इसमें कौन बच्ची है जिसका नाम मलाला यूसुफजई है। मलाला यूसुफजई उस स्कूल की बस में बैठी थी, सभी छात्राओं को स्कूल लेकर के जा रही थी। उसी बच्ची को 3 गोलियां मारी थी, जो उसकी गर्दन में और सिर में गोली लगी। इसी वजह से माना जाता है कि इस बच्ची ने जो साहसी काम किया, इसके बाद मरी तो नहीं, लेकिन इसे चोट गंभीर आई है, चोट लगी। इसके बाद हॉस्पिटलाइज्ड इसको किया गया, लेकिन इसकी जान बच गई और अब फिलहाल ये स्वस्थ है। और आपको याद रखना है कि इससे पहला नोबेल प्राइज मिला, शांति का नोबेल प्राइज, जो कि पाकिस्तान से था। और दूसरा याद रखेंगे कि दुनिया में सबसे कम उम्र की एक लड़की, जब सबसे कम उम्र की लड़की है जिसे नोबेल प्राइज मिला है, जो दुनिया का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है, नोबेल प्राइज। याद रखेंगे इसका जो दिवस है। अच्छा, अगर हम बात बताएं आपको कि ये मैटर कब का है, तो 9 अक्टूबर 2012 का ये मैटर है। 9 अक्टूबर 2012 को इसे गोली मारी। अब इसका ग्रेजुएशन भी हो गया है। पाकिस्तान की सबसे प्रमुख बच्चियों में ये आती है। फिलहाल इसकी उम्र आप जानते हैं। अगर देखें तो ये डे जो मनाते हैं वो 12 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है, मलाला यूसुफजई की वजह से। बच्ची का फोटो आपको दिखा देते हैं, लड़की का फोटो। ये मलाला यूसुफजई है, पाकिस्तान की पहचान है ये, पाकिस्तान की दिलेर लड़की है ये, जिसने अफगानी या फिर तालिबान जो थे वो तालिबानों के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई और शिक्षा को लेकर के वहां पर विरोध प्रदर्शन किया या विरोध किया। बहुत ही साहसी बच्ची है और इसकी कुछ किताबें भी लिखी गई है। हालांकि आगे आपको कभी हम बताएंगे इसके बारे में, पूरी कहानी आपको बताएंगे। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संगठन ने हाल ही में मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम MEDVLS लॉन्च किया है? याद रखिएगा, ये पूछेगा आपसे तो आपको यहां पर आंसर करना है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO आपका क्या काम करता है, कब बना है, ये सब तो हम बताएंगे ही, लेकिन आपको जानना है कि UNO जो है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, कि UNO का काम दिया गया था कि दुनिया में शांति बनाने को कोशिश करेगा, दुनिया की शांति कायम रखने की कोशिश करेगा। इसी के जो ऑर्गन्स हैं उनमें से एक ऑर्गन है जिसको बोलते हैं इकोसॉक। इकोसॉक जो है वो दुनिया में 15 बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को कंट्रोल करता है, जिसमें एक WHO भी आता है। आपने अगर UNO के कुछ और ऑर्गन्स सुने हैं, जिसमें से सबसे फेमस है UNSC, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें 5 देशों को वीटो पावर मिली हुई है, जिसमें हमारा देश भारत शामिल नहीं है। तो बाकी आपको पता होगा कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। वो 5 देशों के बाद आप अगर जानते हैं तो कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। हाँ, नहीं तो अगले कभी नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आपको बता देंगे कि वो 5 कंट्री कौन से हैं, बट हम आपसे जानना चाहते हैं, एक बार आप कमेंट करके बताइए। तो इसी में हमारा देश 30 अक्टूबर 1945 को ज्वाइन करता है और UNO दिवस आज भी हम 24 अक्टूबर को ही मनाते हैं, हर वर्ष मनाया जाता है। उसी के 5 ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन है इकोसॉक, जो कि 15 को कंट्रोल करता है। ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी उसमें है, विश्व की महासंसद भी उसी में है। तो वो कुछ ऑर्गन्स हैं, उनमें से एक है इकोसॉक, जिसको WHO को कंट्रोल करता है। इसके अलावा IMF को कंट्रोल करता है और वर्ल्ड बैंक है उसको कंट्रोल करता है। वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ILO को कंट्रोल करता है। WHO के बारे में कुछ और बातें, जैसे इसकी स्थापना जो की गई है वो 7 अप्रैल 1948 में की गई है। मुख्यालय इसका जनेवा स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा। और अगर हम कहें कि इसका पेरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो UNO है, अभी हमने बता दिया आपको। इसका गोल क्या है? वैश्विक स्वास्थ्य में सुधार करना इसका मुख्य गोल है। महामारी की रोकथाम और नियंत्रण, आप जानते हैं कोरोना के टाइम पर WHO का नाम बहुत सुनाई दिया था। स्वास्थ्य अनुसंधान और विकास, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना, वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों का निर्माण करना, ये सब इसके मुख्य कार्य हैं। बस इसमें सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए है ये वाला और ये वाला, जो कि आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024 में किस राज्य को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? यहां पर पूछा जा रहा है हॉर्टिकल्चर इन एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, नागालैंड को दिया गया है। नागालैंड की अगर सिचुएशन आप देखना चाहें तो मैप में हम आपको दिखा देते हैं। ये हमारा नागालैंड है और अगर इसमें आप देखना चाहते हैं कि इसकी कैपिटल क्या है तो कोहिमा इसकी कैपिटल है और नेफ्यू रियू यहाँ के आपके CM है, गवर्नर जो है ला गणेशन यहाँ के
गवर्नर है। आगे बात करते हैं, यह है आपका न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने उमलिंग ला दर्रे पर एक मानव रहित हवाई वाहन, जो कि एक मानव रहित है, इसमें मानव यानी बिना मानव के चलता है, का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। पूछा जा रहा है कि उमलिंग ला दर्रा किस राज्य में स्थित है, यानी पास क्या होता है दर्रे को बताते हैं आपको। जैसे एक ये बहुत बड़ा ऊंचा पहाड़ है, ऐसे ये ऊंचा पहाड़ है, इधर भी एक पहाड़ है, बहुत ऊंचा ये पहाड़ है। अब बताइए अगर ये सड़क है यहां पर, या हमें इधर से इधर जाना है यहां पर, बताइए इसे यहां से काटना पड़ेगा। इसी को काटने के लिए चूंकि रास्ता है नहीं तो रास्ता बनाया जाता है, जिसे हम पास या दर्रा कहते हैं। तो वही दर्रे की बात यहां पर हो रही है। वो पूछ रहा है कि दर्रा कहां पर है, तो याद रखिएगा यह दर्रा आपका लद्दाख में है, लद्दाख में यह दर्रा है, ठीक है, उमलिंग ला दर्रा। वैसे तो आप जानते हैं कि लिपुलेख, पता नहीं कौन कौन से बहुत सारे दर्रे हैं जो कि हम आपको इंडियन ज्योग्राफी में समाप्त कराएंगे, समझाएंगे, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आपको वहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप मिलेगा, वर्ल्ड मैप मिलेगा और इंडियन मैप भी मिलेगा। आगे बात करते हैं, केंद्र सरकार द्वारा किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। विच डे हैज बीन डिक्लेयर एट द संविधान हत्या दिवस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखिएगा बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। आपको याद होना चाहिए कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में नेशनल इमरजेंसी आंतरिक अशांति के कारण लगाई थी, जो कि एक गलत तरीका था। आंतरिक अशांति का डेफिनेशन हमारे संविधान में नहीं था, इसी शब्द का मिसयूज किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, और इंदिरा गांधी ने अपने बचाव के लिए भारत में नेशनल इमरजेंसी लगाई। आप सब जानते हैं कि आर्टिकल नंबर 352 के तहत भारत में 3 प्रकार से नेशनल इमरजेंसी लगती है। बाहर से कोई आक्रमण करता है तो नेशनल इमरजेंसी लग सकती है, या हमारे देश की सेना अगर किसी अन्य देश के साथ लड़ने चली जाती है तो नेशनल इमरजेंसी लग सकती है, और अगर हमारे देश में ही आंतरिक अशांति, जो कि पहले शब्द प्रयोग होता था बट इसकी जगह पर 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। अगर देश में हथियारों के साथ विद्रोह होता है तो भी इमरजेंसी लग सकती है। पहले ऐसा नहीं था, पहले आंतरिक अशांति के कारण भी नेशनल इमरजेंसी लग जाती थी, और इसका संविधान में उल्लेख कहीं नहीं था कि आंतरिक अशांति क्या होती है। इस शब्द का मिसयूज किया इंदिरा गांधी ने और देश में 25 जून 1975 को अनाउंस किया था, और 26 जून 1975 को हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी उसने आंतरिक अशांति के कारण लगा दी। हमारे देश में 3 बार अब तक नेशनल इमरजेंसी लगी है, 1962, 1971 और 1975 में, तो 3 बार लगी है। 2 बार बाहरी आक्रमण के कारण और 1 बार आंतरिक विद्रोह या फिर आंतरिक अशांति के कारण, जिसका शब्द बदल करके 44वें संविधान संशोधन 1978 में कर दिया है सशस्त्र विद्रोह। और कैबिनेट की सलाह पर ही, हमेशा कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही या उसके कैबिनेट के लिखित आदेश पर ही राष्ट्रपति ये देश में नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं। पहले ये लिखित सलाह भी नहीं थी, फोन करके इंदिरा गांधी ने फखरुद्दीन अली अहमद को फोन किया था और फोन करके ही नेशनल इमरजेंसी लगवा दी थी। तो ये टाइम जो था वो 25 जून है, याद रखिएगा। 25 जून को हम वैसे तो ब्लैक डे हमारे देश में वैसे भी मनाते थे लोग, क्योंकि याद करते हैं इंदिरा गांधी का ये करतूत। अब यहां पर याद रखिएगा, यहां पर जो बनाया जा रहा है, अब ये डिक्लेयर कर दिया है संविधान हत्या दिवस हर साल 25 जून को मनाया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, सीआरपीसी की किस धारा के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। हिंदू धर्म में तो ऐसा है पहले से, इसके अलावा अन्य धर्मों में भी ऐसा है कि अगर डिवोर्स हो जाता है तो डिवोर्स होने के बाद जो महिला पत्नी होती है उसे गुजारा भत्ता देना आवश्यक होता है। लेकिन ऐसा अभी तक मुस्लिम्स में नहीं था, लेकिन इसे अब लागू किया गया है। अब मांग सकती है, किसके थ्रू मांग सकती है? सीआरपीसी की धारा जो है वो आपकी 125 है सीआरपीसी की। हमने लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया था कि बहुत सारी आईपीसी की धारा अब नई बदल चुकी हैं। जैसे पहले 420 की धारा लगती थी, अब उसका नंबर बदल गया है। नंबर क्या है ये आप एक बार कमेंट करके हमें बताइएगा, वो नंबर क्या है। आगे बात करते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में भारत का समग्र स्कोर कितना है? यानी यहां पर जो पूछा जा रहा है ओवरऑल स्कोर ऑफ इंडिया इन दी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में नीति आयोग ने क्या दिया है? तो यहां पर राइट आंसर है 71 दिया है। कहा जा रहा है कि पहले ये बहुत कम था लेकिन अब ये बढ़ गया है, और नीति आयोग ने ये इंडेक्स जो दिए हैं, काफी इंडेक्सेस हमारे इस बार सुधरे हैं, तो याद रखेंगे 71 है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय कलाकार ने रूस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप में गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार जीता है? जो आप जानते हैं बालू पर जो चित्र बना देते हैं, बालू पर जो मूर्ति एक डिजाइन बनाते हैं,
उसी के लिए गोल्डन सेंट मास्टर पुरस्कार इन्होंने जीता है और वो भी रूस में जाकर के जीता है। तो याद रखिएगा यहां पर है हमारा सुदर्शन पटनायक। आपको चित्र दिखा देते हैं किस प्रकार ये जो बालू होती है उस पर ये बनाया जाता है। इस प्रकार से बालू पर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो बालू से बना हुआ ये चित्र होता है, ये याद रखिएगा। तो हमें आपको बता दिया है रूस में इन्हें गोल्डन अवार्ड मिला है। पूर्वी भारत का पहला विकलांग विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला जाएगा? हैंडीकैप्स के लिए पूर्वी भारत में पहला विकलांग विश्वविद्यालय है। पूर्वी भारत में आप जानते हैं कि जैसे अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, नागालैंड है, ये सब राज्य आपके पूर्वी भारत में आते हैं। इनमें से ही एक राज्य ऐसा है जिसमें कि भारत का पहला विकलांग विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। तो याद रखिएगा ये झारखंड का रांची, ये भी पूर्वी में आता है। झारखंड का रांची जो है यहां पर ये खोला जाएगा। पूर्वी भारत का पहला विकलांग विश्वविद्यालय है, याद रखना है आपको। आगे अगर देखें कि रांची की स्थिति देख लें तो यानी राज्य की स्थिति देख लेते हैं झारखंड की। झारखंड राज्य ये है आपका, जो कि बिहार से ही कभी अलग हुआ है। बिहार से जो अलग हुआ है आप सब जानते होंगे कि बिहार से ये कब अलग हुआ है, सन 2000 में अलग हुआ है बिहार से। ठीक है, इसी झारखंड के बारे में जान लेते हैं कि इसकी कैपिटल रांची है, चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है और गवर्नर इसके सीपी राधाकृष्णन। आगे बात करते हैं विश्व जनसंख्या प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2060 तक भारत की जनसंख्या का अनुमान क्या होगा? अभी भी विश्व की सबसे सर्वाधिक जनसंख्या फिलहाल हमारी सबसे ज्यादा है, चाइना से भी आगे निकल चुके हैं। लेकिन यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2060 तक जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि 2060 तक कितनी जनसंख्या होगी? तो 170 करोड़ जनसंख्या हो जाएगी, 1.7 अरब हो जाएगी। तो भाई बड़ी ही इसकी बात है कि जनसंख्या इतनी नहीं बढ़नी चाहिए लेकिन बढ़ रही है। चाइल्ड पॉलिसी जो कि चाइना ने लागू की थी उसकी वो पॉलिसी ठीक थी, लेकिन नुकसान उनका ये हुआ है कि इस समय पर वहां पर युवाओं की संख्या बहुत कम है, बुजुर्गों की संख्या वहां पर ज्यादा है, बच्चों की संख्या उससे भी कम है। तो वहां पर इस समय अगर देखें तो हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा हैं पूरे विश्व में और जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है। अभी जो जनगणना है वो होना अभी बाकी है, क्योंकि 2021 में लॉकडाउन के कारण वो लेट हुई है, हर 10 साल पर होती है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। आप जानते हैं कि जनगणना को शुरू करने का श्रेय लॉर्ड मेयो को दिया जाता है और लॉर्ड रिपन ने इसे रेगुलर तरीके से हर 10 साल पर कराने का निर्णय लिया। ठीक है, आगे देखते हैं किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमियों के लिए एग्रीश्योर फंड की घोषणा की है? तो जो एग्रीश्योर फंड है ये जो स्टार्ट करेगा, आप जानते हैं कि या तो यहां पर ऐसा आपको लगता हो कि आरबीआई नहीं है, एसबीआई लगता हो नहीं है, तो एलिमिनेशन ही यदि आपको लगाना होता तो यहां 2 हो सकते थे। यहां पर राइट आंसर है नाबार्ड। नाबार्ड के बारे में अगर आपको बताएं तो यहां पर इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बहुत से लोग नाबार्ड की जब फुल फॉर्म पूछी जाती है तो यहां पर नेशनल एग्रीकल्चर बैंक कर देते हैं, जो कि गलत है। आपको ध्यान रखना है कि ये एनए फॉर नेशनल है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इस बैंक के द्वारा यहां पर ये शुरू किया गया है। नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं कि नाबार्ड कब स्थापित किया गया है। स्टैब्लिश किया गया है 12 जुलाई 1982 को। याद रखिएगा नाबार्ड जो स्थापित किया गया है वो 12 जुलाई 1982 को किया गया है, बट इसका एक्ट पहले आ जाता है, 1 साल पहले, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना होती है नाबार्ड। नाबार्ड आप जानते हैं कि भारत में ग्रामीण बैंकों को, जिसको हम रीजनल रूरल बैंक कहते हैं, आरआरबी, इसके साथ साथ यहां पर जो कोऑपरेटिव्स बैंक होते हैं उन सभी को कंट्रोल करता है। तो ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए इस सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था है। आपको पता होना चाहिए कि नाबार्ड की जो स्थापना की गई थी वो स्थापना के समय पर 100% शेयर आरबीआई का हुआ करता था, लेकिन उसने 99% शेयर को बेच दिया और बचा 1% शेयर उसे अब वो भी बेच दिया है। फिलहाल 100% शेयर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने इंग्लैंड को हराकर यूरो कप 2024 जीता है? किस देश ने इसको हराकर यूरो कप 2024 जीता है? तो इंग्लैंड को हराकर जीता है स्पेन ने। स्पेन, आप स्पेन पुर्तगाल जानते होंगे, पुर्तगाल थोड़ा नीचे पड़ता है, स्पेन आगे पड़ता है। आपको मैप में दिखा देते हैं स्पेन की लोकेशन क्या है। तो ये हमने ये यूरोप का आपको मैप दिखाया है, इसमें हम पहले आपको हाईलाइट कर दें। हाईलाइट ये देखिए, ये वाला जो कंट्री आपको बाहर निकलता हुआ दिख रहा है ये हमारा स्पेन है, और ये जो रह गया ग्रीन कलर का ये पुर्तगाल है। यहीं से पहला एक व्यक्ति आया था हमारे भारत में,
वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जो आया भारत में, आप जानते हैं इनकी कहानी हम आपको पूरी बता चुके हैं। स्पेन और पुर्तगाल में ही कंपास का आविष्कार हुआ था, जिसके बाद भारत में आने की कवायद शुरू हुई थी। आपको याद होना चाहिए कि वास्को डिगामा से पहले और भी लोगों ने आने का प्रयास किया था, बट सफल वास्को डिगामा ही हुआ। उससे पहले बार्थोलोमेव डियाज आया, लेकिन कैप ऑफ गुड होप तक आकर वापस चला गया। उससे आगे वो नहीं जा पाया क्योंकि वहां पर उसे तूफान देखने को मिला, जिससे कि वो भारत पहुंच नहीं पाया, बट प्रयास उसका पहला था। उसके बाद आप जानते हैं कि कोलंबस नाम का व्यक्ति था, वो भारत आना चाहता था, लेकिन गलती से लेफ्ट की जगह राइट ले गया और वेस्ट इंडीज पहुंच गया, तो उसने अमेरिका की खोज कर डाली। लेकिन भारत आने का सफल प्रयास जो हुआ वो 1498 में इसके द्वारा हुआ था, और ये पहुंचा पहला, और व्यापारी था, भारत से बहुत सारे मसाले लेके गया, और मसाले जब अपने देश में जाकर के बेचे तो 60 गुने के फायदे पर बेचे। यूपीपीसीएस में कई बार रिपीट हुआ प्रश्न है, कितने गुने फायदे पर बेचे हैं, तो बेचे थे 60 गुने फायदे पर। इसके बारे में और जाने तो इसकी कैपिटल है मैड्रिड, करेंसी यूरो है, मैड्रिड इसकी कैपिटल है। कैपिटल करेंसी आपको जरूर याद रखनी है, कैपिटल मैड्रिड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आगे प्रश्न देखते हैं, 15 जुलाई को नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो यहां पर जो 15 जुलाई को अभी हाल ही में जो मुख्यमंत्री नेपाल के बने हैं वो केपी शर्मा ओली बने हैं फिर से। पहले ये प्रधानमंत्री और थे, उनके बारे में आपको बता दें। तो यहां पर 15वें नंबर पर जो ये 15 जुलाई को जो बने हैं केपी शर्मा ओली बने हैं, याद रखिएगा, केपी शर्मा ओली। इसकी जगह पर पहले जो थे उन्होंने अभी विश्वास मत जो है वो हार गए हैं, उनका नाम था पुष्प कमल दहल। तो पहले ये पुष्प कमल दहल ये पहले थे, लेकिन अब ये नहीं रहे हैं क्योंकि ये वो हार गए हैं आपका विश्वास मत। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है इंडियन पॉलिटी की क्लास में आपको बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे। अगर आप इंडियन पॉलिटी की क्लास करना चाहते हैं तो हमारा प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल पर जाइएगा, वहां पर प्लेलिस्ट आता है, प्लेलिस्ट में आप जाकर के इंडियन पॉलिटी की क्लास शुरुआत से देख सकते हैं, आपको सारी चीजें ये समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई ये है आपका केपी शर्मा ओली किस बार, अब कौन सी बार है इनका प्रधानमंत्री के रूप में, तो चौथी बार है। पहली बार ये 2015 में प्रधानमंत्री बने थे, बाद में पुष्प कमल दहल भी बने हैं, तो कुल मिलाकर के ये चौथी बार है। आगे प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में श्री अष्टदशभुजा माता सरथल देवी की वार्षिक यात्रा का आयोजन किया जाता है? वार्षिक यात्रा होती है, हर साल ये यात्रा निकाली जाती है, और माता किसकी है? 10 भुजा माता, इसकी 10 भुजाएं, माता की 10 भुजाएं होती हैं, उसी से संबंधित है। जम्मू कश्मीर आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर के बाद अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2024 का आयोजन कहां पर किया गया और यह किसने जीता, ये सब आपको बताएंगे। तो यहां पर आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब जो क्रिकेटर्स पहले संन्यास ले चुके हैं क्रिकेट से, उन सभी के लिए ब्रिटेन में एक शुरुआत की गई है चैंपियनशिप, जिसका नाम रखा गया है वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड ही मानते हैं इनको, क्योंकि पुराने समय में बहुत अच्छा प्रदर्शन इनका होता है। तो जो क्रिकेटर रिजाइन दे चुके हैं, मतलब संन्यास ले चुके हैं, उन्हीं लोगों की ये प्रतियोगिता पहली बार आयोजित की है 2024 में, पहला एडिशन था, पहला। तो याद रखिएगा, इस पहले ही एडिशन में भारत विजयी रहा है, पहले ही एडिशन में भारत विजयी रहा है। इसके बाद अगर आपको बताएं कि यहां पर जो हम प्रश्न कर रहे हैं इसमें क्या क्या है, तो पहला एडिशन, इस बार का पहला एडिशन है, 2024 से शुरुआत की गई है। इसके अलावा अगर देखें तो हारा कौन है? जीता तो हमारा भारत है, और हारा कौन है? हमारा प्रिय मित्र हार गया है, हमारा प्रिय मित्र है पाकिस्तान हार गया है। अगर आपसे वो पूछे कि आप प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे हैं, तो प्लेयर ऑफ द सीरीज याद रखेंगे यूसुफ पठान यहां पर रहे हैं। ठीक है, और अगर पूछे कि प्लेयर ऑफ द मैच लास्ट में कौन रहा है, मैन ऑफ द मैच, तो अंबाती रायडू रहे हैं। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट आपके लिए जरूरी है। इनमें सबसे जरूरी है पहला एडिशन है, भारत जीता है, हारा पाकिस्तान है, और यूसुफ पठान यहां पर प्लेयर ऑफ द सीरीज। आगे प्रश्न देखते हैं, किस देश ने अंतरराष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? कोपा अमेरिका 2024, इस फुटबॉल चैंपियनशिप का नाम है कोपा से आपको बता दें कि ये कोपा जो है वो आपका अर्जेंटीना ने जीता है। तो पहला आंसर, तो आपको आंसर ले लेते हैं, तो यहां पर अर्जेंटीना आंसर है। लेकिन आपको बताएं कि ये कहां के लिए मनाया जाता है, तो याद रखिएगा इसका जो एडिशन है ये बहुत पहले से चला आ रहा है। एडिशन जो है 48वें नंबर का एडिशन था, और ये आयोजन जो होता है वो साउथ अमेरिका के कंट्री आपस में मिलकर के इसका आयोजन करते हैं,
और टोटल टीम इस बार जो टीम जो पार्टिसिपेट की थी वो 16 टीम थी, 16। और इस बार जो जीत हुई है वो अर्जेंटीना की है, अर्जेंटीना की जीत हुई। याद रखिएगा, दक्षिण भारत का एक देश है अर्जेंटीना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने आईटी सक्षम युवाओं को लॉन्च किया है, मतलब योजना है यहां पर। दरअसल देखिए, एक बार फिर से देख लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च द आईटी इनेबल्ड यूथ स्कीम 2024। एक स्कीम है आईटी इनेबल्ड, तो ये जो शुरू की गई है वो हरियाणा के द्वारा शुरू की गई है। इसमें युवाओं को सक्षम आईटी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी और रोजगार देने की कोशिश की। आगे अगर आपको दिखाएं कि यहां पर हरियाणा का एक बार मैप देख लीजिए, यहां पर हमने हरियाणा को आउट किया है। हरियाणा के बारे में देखेंगे कि हरियाणा के फिलहाल इसकी कैपिटल क्या है। फिलहाल मींस की कैपिटल आप जानते हैं कि हरियाणा हो या पंजाब, दोनों की कैपिटल चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और आपके गवर्नर हैं भंडारू दत्तात्रेय, यहां पर इसके गवर्नर है। अगर आप इसी प्रकार मैप को पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो वर्ल्ड मैप हो चाहे वो इंडियन मैप हो, बहुत डिटेल से हम आपको पढ़ाएंगे विद एनिमेशन, तो हमने प्लेलिस्ट में आपको लिंक दे दिया है, वहां पर जाकर के आप उस प्लेलिस्ट से जुड़ जाइएगा। रेगुलर आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे, इंडियन पॉलिटी के भी मिलते हैं, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, इसके अलावा हिंदी के, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के आपको यहां पर लेक्चर्स प्रोवाइड होते रहेंगे। एनिमेशन से सीखिएगा, बहुत आसान होता है आप सबके लिए समझना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईपीएस राजीव कुमार को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया है? डीजीपी का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो कि पुलिस अधिकारियों में एक राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी होता है डीजीपी। इसके बाद कोई अधिकारी नहीं होता है, पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी है डीजीपी। तो याद रखिएगा, जो हम यहां प्रश्न बता रहे हैं ये आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के हमारे पुलिस महानिदेशक बताए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नीति आयोग ने नीति गियर शिफ्ट चैलेंज लॉन्च किया है। नीति गियर शिफ्ट चैलेंज किससे संबंधित है? तो यहां पर ये जो संबंधित है वो आपका है आंसर जीरो एम्बिशन ट्रक्स। जो ट्रक है जिनमें पॉल्यूशन निकलता है, उन पॉल्यूशन को रोकने के लिए, कार्बन फ्री करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ये चैलेंज है। और जीरो एम्बिशन ट्रक्स यहां पर लॉन्च कर दिए गए हैं। इसमें फायदा क्या होगा? ये मिलकर के किया जा रहा है, नीति आयोग मिलकर के कर रहा है। इसमें ट्रक्स के द्वारा जो पॉल्यूशन फैलता है उसे रोकने की कोशिश की जाएगी। कार्बन जो भारत में बहुत ज्यादा कार्बन जो बढ़ रहा है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, तो याद रखिए। आगे देखते हैं, 21 क्वेश्चन है हमारा 21वां। मानवी मधु कश्यप किस राज्य की पहली महिला ट्रांस महिला सब इंस्पेक्टर बन गई हैं? पहली महिला, और वो भी सब इंस्पेक्टर, और वो भी ट्रांसजेंडर, मतलब किन्नर हैं ये। तो इनको अगर आप जानना है तो याद रखिएगा, यहां पर ये बिहार की बनी है। देखिए, सब इंस्पेक्टर्स में अब आप जानते हैं सरकारी भर्तियों में पहले 2 ही कॉलम आते थे कि आपका जेंडर मेल है या फीमेल है, लेकिन अब 3 आने लगे हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद, तो 3 कॉलम आते हैं। अब कोई भी व्यक्ति चाहे वो ट्रांसजेंडर है वो भी अप्लाई कर सकता है, उसका भी कॉमन अब आने लगा है। तो आप याद रखिएगा, बिहार की पहली महिला सब इंस्पेक्टर जो बनी है वो हमारी कौन बनी है? इनका नाम है मानवी मधु कश्यप। एक बार इनका चित्र आपको दिखा देते हैं। ये है मानवी मधु कश्यप, और महिला ट्रांसजेंडर है। ट्रांसजेंडर में 2 कैटेगरी होती हैं, एक पुरुष ट्रांसजेंडर होता है जिसमें गुण आपको पुरुष जैसे दिखेंगे, और एक महिला जैसे। तो इनमें महिला दिख रहे हैं तो ये ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर। आगे बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इस बार मनाया गया है और हर साल मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 17 जुलाई इसका राइट आंसर है। 17 जुलाई को ये मनाया जाता है। इस बार भी 17 जुलाई को ये पार्टिसिपेट या मनाया, सेलिब्रेट किया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर ने एक ही दिन में 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? यहां पर ये थोड़ा सा वो रह गया है, आप इसको मैनेज करिएगा। यहां पर ये पढ़िएगा, इंदौर है, भोपाल है, और मंदसौर है, जबलपुर है। तो यहां पर आप इमेजिन भी कर सकते हैं। आप जानते हैं कि इंदौर पिछले 6 बार से लगातार स्वच्छ शहर होने का एक अवार्ड जीतता आ रहा है, इंदौर मध्य प्रदेश का। तो यहां पर इंदौर ही ऐसा एक राज्य है, एक शहर है मध्य प्रदेश का, जो कि 11 लाख पेड़ लगाकर इसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड बना है 11 लाख पेड़, और एक ही दिन में। आगे बात करते हैं, हालांकि उत्तर प्रदेश ने भी कभी ये काम किया था, लेकिन उसने 4 लाख पेड़ लगाए थे। इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 11 लाख लगाए हैं। जुलाई 2024 को यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूरोपीय संसद, आप जानते हैं यूरोपीय संसद के बारे में कभी आपको बहुत डिटेल से बताएंगे, लेकिन आप यहां पर फैक्ट याद कर लीजिएगा। फैक्ट यह है कि रॉबर्ट मेट्सोला इसके यूरोपीय संसद के अध्यक्ष बनाए गए। आगे देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, जानते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, जो कि सभी
देशों की सेंट्रल बैंक को निर्देशित करता है और दुनिया में, भारत में या फिर पूरे विश्व में लोन देने का भी काम करता है। लोन दो लोग देते हैं, एक आपका जो देता है वो देता है एक देता है आपका वर्ल्ड बैंक और एक देता है आपका IMF। ये लोन देने का काम करते हैं। अगर कोई भी देश वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहा है तो इसका मतलब उसकी कंडीशन ठीक है, वो विकास करने की कोशिश कर रहा है। कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के लिए लोन मिलता है वर्ल्ड बैंक से, जबकि IMF से स्थिति खराब होने के बाद लोन मिलता है। जैसे अभी हाल ही में पाकिस्तान ने IMF से पैसा उधार लिया है। हम भी कभी IMF के पास गए थे पैसा उधार लेने में, LPG मॉडल जिसके बाद आया। तो IMF से जब भी कोई देश लेता है तो समझ जाइए कंडीशन खराब है, वर्ल्ड बैंक से ले रहा है तो कंडीशन ठीक है। तो यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि इसने GDP दर जो बताई है भारत की, इसे अब बढ़ा दिया। एक तो इनका ये नाटक कभी पूरा नहीं होता है, पहले बताते हैं कुछ और बाद में फिर अनुमान लगा करके इसे बढ़ा देते हैं। लेकिन देश के हिसाब से छोड़े देखें तो देश के हिसाब से ये बात ठीक है, क्योंकि बढ़ा करके बता रहा है, मतलब GDP ग्रोथ यहां पर ठीक होने वाली है। GDP क्या है, GDP कैसे कैलकुलेट की जाती है, NDP क्या है, LNP क्या है, GNP क्या है, ये इकोनॉमिक्स की हमारी प्लेलिस्ट पड़ी है, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा, हम आपको वहां पर बता देंगे। लेक्चर्स वहां पर आपको अपलोड हो ही रहे हैं, आप बताएं। यहां पर ये बढ़ा करके जो कर दी गई है वो 7% कर दिया गया है। RBI ने भी कई बार अनुमान को बार बार रिवाइज किया है, ये भी करंट अफेयर में पूछ लिए जाते हैं। ये बड़ी सिरदर्दी है, बार बार चेंज होते रहे, याद रखिएगा। 6.8 से बढ़ा करके 7 कर दिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वो है कि पॉल कगामे को किस अफ्रीकी देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो यहां पर राष्ट्रपति पूछ रहे हैं, तो यहां पर है ऑप्शन डी, रवांडा के राष्ट्रपति ये नियुक्त किए गए हैं, पॉल कगामे। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने एथलीट भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। बस यहां पर यही याद करना है, नंबर याद कर लेते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से लोग जाने वाले हैं इस बार 117 लोग पार्टिसिपेट करेंगे। 117 लोग, याद रखिएगा, नंबरिंग याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस पर हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है। मंडेला दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था। यहां पर प्रश्न ये है, पहला तो आपको यहां पर यह फैक्ट पता चल गया है कि यह दिवस कब मनाया जाता है, 18 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, पहला तो आपको यह पता चल गया कि 18 जुलाई को मनाया। लेकिन यहां पर बात है कि कब पहली बार मनाया गया था, 2010 में मनाया गया था। नेल्सन मंडेला के बारे में बताएं कि ये साउथ अफ्रीका के पहले गैर गोरे, मतलब कि अश्वेत राष्ट्रपति थे, काले राष्ट्रपति थे, पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था। जैसे बराक ओबामा ने एक इतिहास रचा है, वो भी अमेरिका में ऐसे बने, तो यहां पर साउथ अफ्रीका में ये पहले बने थे। गांधी जी से बहुत प्रेरित थे, साउथ अफ्रीका का गांधी भी इन्हें कहा जाता है। और इसीलिए भाई याद रखिएगा, ये पहली बार जो बनते हैं वो 1994 में बनते हैं, 1999 तक रहते हैं। भारत से बहुत अच्छे संबंध इनके थे, भारत के लिए इन्हें, इसीलिए भारत में 1990 में पहले ही इन्हें दिया जा चुका था भारत रत्न, और उसके बाद इन्हें दुनिया का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार नोबेल प्राइज भी मिल चुका है 1993 में। तो नोबेल प्राइज आपका इन्हें मिला है, नोबेल प्राइज 1990। देखिए ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में ज्यादा आते हैं, जैसे हमने यहां पर नेल्सन मंडेला का दिवस आपको बताया, लेकिन इससे जुड़ी हुई बातें एग्जाम में ज्यादा पूछ लेता है, जो कि स्टैटिक का पार्ट है। और स्टूडेंट सोचते रहते हैं कि ये प्रश्न ऐसा क्यों पूछा है, हमारा जीएस सही नहीं हो रहा है। जीएस सही नहीं होने का कारण यही है कि जो करंट में मुद्दा चल रहा है उस मुद्दे से रिलेटेड सारी चीजें आप याद करते चलिए, आपका जीएस में कभी परेशानी आपको नहीं आएगी, वही प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते। अब यहां पर यह भी प्रश्न बन सकता है कि साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे, नेल्सन मंडेला, क्योंकि मुद्दा अभी गर्म है। आगे देखते हैं भाई, अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया है, नीति आयोग के कितने पदेन सदस्य हैं। नीति आयोग में अगर देखें पदेन सदस्य जो हैं वो फिलहाल 4 हैं, लेकिन आपको बताएं कि नीति आयोग कब बनाया गया और क्यों बनाया गया, इसकी बात आप समझिएगा। सबसे पहले हमारे देश में एक बनाया गया था योजना आयोग, ये सबसे पहले बनाया गया। और योजना आयोग की सिफारिश जो शुरुआत से की जा रही थी वो एम विश्वेश्वरैया के द्वारा 1934 में की गई थी। उन्होंने एक किताब लिखी थी द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, लेकिन इसने अंग्रेजों ने इस किताब पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, जिसकी वजह से वो प्लान फेल हो गया। एम विश्वेश्वरैया को इसका जनक माना जाता है। उसके बाद बहुत सारे प्लान आए हैं, जिसमें बॉम्बे प्लान भी आया है, गांधीयन प्लान भी आया है, कांग्रेस प्लान भी आया है, लेकिन सफल कोई नहीं हुआ।
फाइनली योजना आयोग बनता है देश आजाद होने के बाद। और देश आजाद होने के बाद जब ये बनेगा तो योजना आयोग का काम रहेगा 5 वर्ष की पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। 5 साल के लिए सरकार अपने टारगेट सेट्स करती थी और इसमें प्राथमिकता किसी न किसी क्षेत्र को देती थी। जैसे कि पहली पंचवर्षीय योजना इन्होंने जो शुरू की वो 1951 से लेकर 56 तक चली, जिसमें एग्रीकल्चर यानी हमारी जो कृषि है इसे यहाँ पर प्रायोरिटी दी गई और यहाँ हेराल्ड डॉमर मॉडल रखा गया था। याद रखिएगा 1 अप्रैल 1951 को शुरू की गई। इस तरह से भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं इस योजना आयोग ने बनाई, लेकिन बाद में मोदी जी ने 2015 में इसे समाप्त करके इसकी जगह पर बना दिया नीति आयोग। ये भी योजना ही बनाने का काम करता है, लेकिन ये प्लान 5 साल के नहीं बनाता है, ये बनाता है सीधे 15 साल के। 3+5+7 इतने साल के बनाता है, 15 साल के। नीति आयोग एक थिंक टैंक की तरह काम करता है भारत में और एक गैर संवैधानिक जिसे बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एक बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी है। तो ये फिलहाल हमारा नीति आयोग है। नीति आयोग के पहले जो अध्यक्ष बनाए गए वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, तो मोदी जी पहले थे और अरविंद पनगड़िया इसके उपाध्यक्ष बनाए गए। अमिताभ कांत जो हैं, अमिताभ कांत इसके क्यों बने। लेकिन फिलहाल में करंट में कौन है ये आप एक बार कमेंट करके हमें बताइए, हम पहले आपके लेक्चर्स में आपको पढ़ा चुके। ठीक है भाई, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को इसे बनाया गया था। तो यही पूछा गया है कि इसमें पुनर्गठन जो हुआ है उसमें कितने सदस्य हैं, 4 सदस्य। आगे प्रश्न देखते हैं, भारत के किस संवैधानिक संस्था ने साथी एसएससी मंच शुरू करने की घोषणा की। एक शैक्षिक संस्था है, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा है, तो यह है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने अभी साथी एसएससी जो है वो शुरू किया है। ये जो लॉन्च किया है इसमें फायदा क्या होगा कि जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीयू हो या एसएससी जीडी हो, एसएससी एमटीएस हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस के माध्यम से वो तैयारी में सुगम बना सकते हैं। तो आप एसएससी की यदि तैयारी कर रहे हैं तो इस बार एक बार इसे विजिट करिएगा। ये जो डेवलप किया है आईआईटी कानपुर ने डेवलप किया है उन छात्रों के लिए जो एसएससी की तैयारी, तो साथ ही एसएससी उसका नाम है। ये मंच यहां पर आपको दी। आगे प्रश्न देखते हैं, पावर विद इन दी लीडरशिप लेगेसी ऑफ द नरेंद्र मोदी। याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक किताब लिखी गई है और उन्हें डेडिकेटेड की गई है और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ये रमन है वेला सुब्रमण्यम, आर वेला सुब्रमण्यम। दक्षिण भारत के व्यक्ति हैं। आप जानते हैं कि दक्षिण भारत के नाम जो होते हैं अय्यर, सुब्रमण्यम, ये सब दक्षिण भारत के लोग होते हैं। इन्होंने ये किताब लिखी है और ये नरेंद्र मोदी के ऊपर डिपेंड है, मतलब ये किताब उनके बारे में लिखी गई है कि उनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, लीडरशिप उनकी किस प्रकार की रही है। तो याद रखिएगा पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ये किताब वेला सुब्रमण्यम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिला एशिया कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। महिला एशिया कप 2024 की जो मेजबानी कर रहा है वो इस बार हमारा श्रीलंका कर रहा है। तो यहां पर आप जानते हैं कि एशिया कप T20 होता है, T20 होगा महिलाओं का। अभी आप जानते हैं पुरुषों का T20 हो चुका है जिसमें कि हमारा भारत विजयी रहा। इसके अलावा अगर आप देखें तो महिलाओं का अब T20 शुरू होने वाला है। महिला एशिया कप है वो वर्ल्ड कप हुआ है अभी जो हम आपको बताया, कंफ्यूज मत हो जाना, यहां पर हम एशिया कप की बात कर रहे हैं। इसकी मेजबानी श्रीलंका करेगा। अगर कहें कि कब से कब तक शुरू होगा, 19 जुलाई से शुरू हो गया है और ये चलेगा 28 जुलाई। कहां पर चलेगा, श्रीलंका में चलेगा। आगे बात करते हैं, 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रसिद्ध डेविस जल डमरू मध्य किस महासागर में स्थित है। ये अब जल संधियां जो है हम आपको ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं, हमारा वर्ल्ड मैप की सीरीज स्टार्ट हो गई है, उसमें आपका ये सब आप कवर कर सकते हैं। प्रशांत महासागर है, महासागर कितने हैं, कितने कॉन्टिनेंट हैं, कौन सा देश कहां पर स्थित है, जल डमरू मध्य क्या होते हैं, स्टेट क्या होते हैं और प्लेट्यूज क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम वहां पर आपको समझा ही रहे हैं। तो उसमें आप जुड़ जाइएगा, आप सारी चीजें वहां पर समझ। यहां पर आप अगर देखें तो यहां पर आंसर है हमारा, यहां पर 32वां जो क्वेश्चन हमने दिया, यहां पर है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो है, प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर किसी देश के नाम पर इकलौता ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर है। अटलांटिक महासागर आपको दिखा दे कहां पर है, तो देखिएगा ये वाला जो है आपको अटलांटिक महासागर है। जो व्हाइट दिख रहा है आपको, यहां पर दरअसल पानी है, समंदर है। तो यहां पर ये जो अटलांटिक महासागर है ये एस आकार का भी कहा जाता है, एस आकार का। और यहां पर ये जो बात हुई है, ये वाला इसी की बात हुई है, चूंकि एक ऐसा जगह
जो पानी होता है उसे इधर से उधर पास कर देता है और बीच में कुछ जगह होती है इस पानी की वजह से अलग होती है। तो अगर देखें तो यहां पर अलग क्या हो रहा है, कनाडा और ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड है, ये कनाडा है, कनाडा और ग्रीनलैंड अलग अलग हो रहा है और बाकी जुड़ जो रहा है वो इधर का पानी और इधर का पानी जुड़ रहा है। इसी को बोलते हैं दुनिया की सबसे चौड़ी, दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि। सबसे चौड़ी है, याद रखिएगा, डेविस जल संधि। यहां पर आपने आंसर अभी देखा है, डेविस जल संधि। आपको दिखा दे फिलहाल, डेविस जल डमरू मध्य जो है वो दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई। बाघ नग जुलाई 2024 में लंदन से भारत लाया गया है, यह किस मराठा शासक से संबंधित है? ये एक तरीके का वो हुआ करता था, जैसे घूसा होता है ना, लोहे का और स्टील वगैरह का आते हैं, हाथ में पहनिए किसी को मारिए, वो वाला जो होता था वो पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन उसी में चाकू से लगे रहते थे। आपको दिखा देते हैं, ये जो संबंधित है, आप जानते हैं कि हमारे भारत के शिवाजी हो या महाराणा प्रताप हो, उनकी बहुत सारी चीजें आज भी लंदन वालों ने, चोरों ने अपने यहाँ पर चुरा करके अपने म्यूजियम में रख रखी है, जबकि वो तो हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, लेकिन वहां मिल जाएंगी। हमारे भारत के बहुत से राजाओं की तलवारें आपको वहां मिल जाएंगी। ये चोर, अंग्रेज जो चोर थे, वो भारत से बहुत सारे सोना, हीरा, जवाहरात, पता नहीं क्या क्या लेके गए, मोती लेके गए। अगर आप दिल्ली वहां जाते हैं, दिल्ली के लाल किले में जाते हैं, या फिर आप फतेहपुर सीकरी जाइएगा, आप फतेहपुर सीकरी में जो महल बने हुए हैं, वहां अकबर ने बहुत छोटे छोटे मोती लगवाए थे, जिनकी कीमत बहुत थी। आज वो मोती आप देखेंगे वहां से निकले हुए नजर आते हैं। किसने निकाले? अंग्रेजों ने, सब लूट लूट के ले गए हैं और ये सब म्यूजियम में उन्होंने रखा है। कोहिनूर का हीरा, जो दुनिया का सबसे महंगा हीरा हमारे भारत में ही था, इसे भी अंग्रेज अपने यहाँ पर ले गए और वहां की जो रानी है वो अपने इस सरताज में पहनती है आधा हीरा। तो यहां पर राइट आंसर है छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज का ये हुआ करता था, जिसको हम बोलते थे बाघ नग। बाघ नग आपको दिखा देते हैं, ये है बाघ नग। इसे पहन करके इन्होंने ही जो औरंगजेब का एक साथी था जो कि वहां से आया और इन पर आक्रमण किया था, इनसे मिलने आया, तो इन्होंने, शिवाजी ने इसी से उसको मारा। तो भाई ये याद रखिएगा, ये एक हथियार होता था, इसे वापस लाया गया है। बहुत अच्छी बात है, सब कुछ वापस आना चाहिए, कोहिनूर का हीरा भी वापस आना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन सा हेल्पलाइन शुरू किया गया है? तो हेल्पलाइन यहां पर याद रखेंगे, मानस शुरू किया गया है, जो मादक पदार्थ हैं उनकी तस्करी को रोकने के लिए, दुरुपयोग को रोकने के लिए। लोकसभा की कार्य सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह है who has been appointed as the chairman of business advisory committee of लोकसभा। तो यहां पर आप याद रखेंगे ओम बिरला। ओम बिरला जो कि लोकसभा के स्पीकर भी है, इन्हीं के द्वारा यहां पर यह किया गया है। आपको बता दें कि हमारी लोकसभा, इसमें बहुत सारी समितियां होती हैं, लेकिन हमारे संविधान में केवल एक समिति का जिक्र है, एक समिति का जिक्र है। वैसे तो बहुत सारी समितियां हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख समितियों को हम बता रहे हैं। जो संविधान में मेंशन की गई है एक समिति, उसका जिक्र आप बताइए किस आर्टिकल में किया गया है और वह कौन सी समिति है, कमेंट करके हमें बताइएगा। यहां पर आपको बता दें, एक है आपकी प्राक्कलन समिति। इस प्राक्कलन समिति को इंग्लिश में प्राक्कलन समिति को इंग्लिश में बोलते हैं एस्टीमेट कमेटी। नाम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए इसका काम क्या है। ये भारत में जब बजट बनता है तो बजट बनवाने में मदद करती है और सबसे बड़ी समिति यही कही जाती है। 30 सदस्य होते हैं और सारे के सारे लोकसभा से ही, सांसद होते हैं 30 और लोकसभा से ही होते हैं। दूसरी एक और है पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है, इसको हिंदी में लोक लेखा समिति कहते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या इधर लिख देते हैं, क्योंकि आपको इधर दिख नहीं रहा होगा। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या जो होती है वो टोटल 22 होती है। 22, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से आते हैं। इसका काम क्या है? जो कैग है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 के तहत वो भारत में जो नियुक्त किया जाता है, ये रिपोर्ट बनाता है कि संचित निधि से जो पैसा निकला वह कहां पर खर्च किया, क्या खर्च हुआ है या नहीं हुआ है, इसी की रिपोर्ट देता है और इसका ऑडिटर होता है, वो ऑडिट करता है। इसीलिए कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया उसे कहते हैं। कंट्रोलर नहीं है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वही आर्टिकल 148 में आता है और वही रिपोर्ट देता है इसी पब्लिक अकाउंट कमेटी को। का दोस्त भी कहते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, पब्लिक अकाउंट कमेटी का मित्र किसे कहा जाता है? तो कैग को कहा जाता है, सीएजी कैग को कहा जाता है। ये रिपोर्ट इसे देता है और फिर उसके बाद वेरिफिकेशन या फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन चालू होता है कि किसी मंत्री ने यदि रोड बनाया है तो रोड में बनाने के लिए कितना पैसा निकाला गया और वो मार्केट में लगा कि नहीं लगा। यही काम आपका कैग का है, रिपोर्ट बना करके देना।
और यही पब्लिक अकाउंट कमेटी इसे पटल पर रखती है और उसके बाद फिर यहाँ पर जस्टिफाई करना होता है इसको उस मंत्री को जिसने। आगे देखते हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? भारत का पहला है, विदेश मंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया है, जन औषधि केंद्र भारत का खुला है पहला, तो याद रखेंगे मॉरिशस राइट आंसर है, मॉरिशस में खुला है। तो यहां पर हमने कुछ प्रश्न आपको बता दिए हैं जो पिछले 7 दिनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अदरवाइज आपको हम इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई प्रश्न, कोई सुझाव यदि आपका है तो हमें कमेंट करिएगा, यू आर मोस्ट वेलकम। हम उस कमेंट को बहुत अच्छे से देखेंगे और उस पर काम भी करेंगे। यहां पर हमने 14 जुलाई से 20 जुलाई तक के सभी करंट अफेयर देख लिए हैं और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप इसका बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने का फायदा होगा कि हमारे नए लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेंगे। इसके अलावा भाई आप टेलीग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं, जिसमें कि आपको हमने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, और टेलीग्राम पर आप मैनुअल भी जुड़ सकते हैं। ऐड लगा करके रणधीर एजुकेशन सर्च करिएगा, ये लोगो आपको हमारा दिख जाएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी @रणधीर एजुकेशन लगा करके सर्च करिए। लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।